हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। बच्चों, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वहां पे क्यूपी और केसी की हमने बात की थी। क्यूसी और केसी को हमने कंपेयर करके बताया था कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है तो मींस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, और अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के रिस्पेक्ट में कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए, हम किसी भी कॉमन सॉल्ट की बात करें, सपोज कोई ए बी सॉल्ट है, डिसोसिएट होकर ए प्लस एंड बी माइनस बना रहा है, राइट। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाहर से हमने ए माइनस मिला दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ सॉलिड है, क्या इसका इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेशन में आएगा क्या, ए बी सॉलिड इक्विलिब्रियम के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। जब हम केस भी निकालेंगे तो वहां पर ए बी सॉलिड नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का वेरिएशन हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, इन आयंस की वजह से, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन में ए प्लस मिलाएंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, ए प्लस को कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप यहाँ पे ए प्लस को बाहर निकालेंगे या बी माइनस को बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, ए प्लस या बी माइनस को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो जब हम केस पी की बात करते हैं तो केस पी में कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस लिया जाता है। तो ये किस कंडीशन में लिया जाता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट बराबर हो चुका है, उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे आयंस का, उसको हम यहाँ पर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी ए प्लस होगा और बी माइनस ही होगा, बट ये कब होगा, एट एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी पॉइंट पर हम इसको निकाल सकते हैं। ए प्लस और बी माइनस क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन होगा, बट यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस किसी भी पॉइंट पर निकाला जा सकता है। अब हम आईपी और केएसपी को कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही होगी या बैकवर्ड में आ रही होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, इफ आईपी एंड केएसपी अगर दोनों इक्वल हैं तो मींस ये वाला जो आपने कैलकुलेट किया है वो कौन सी कंडीशन वाला किया है, इक्विलिब्रियम पर। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यानी प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हुआ है। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट टू फॉर्म। यानी अगर आईपी का वैल्यू केएसपी से जस्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वो कंडीशन है जिसमें दोनों बराबर है, इससे जस्ट ज्यादा होते हैं रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या इससे कम होते हैं रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट टू फॉर्म या प्रेसिपिटेट जस्ट प्रिवेंटेड। दोनों एक का एक ही मीनिंग है कि यहाँ पे अगर आईपी का वैल्यू केएसपी से ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बराबर होगा। जब यहाँ पे इन आयंस का कंसंट्रेशन जस्ट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इसने क्या किया है, अभी प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करके रखा है जस्ट, इससे जस्ट ऊपर होते ही रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम वाला। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, इफ आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी, अगर आईपी ज्यादा है तो इसका मींस इन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इन आयंस के कंसंट्रेशन कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अकर, राइट। और थर्ड कंडीशन, इफ आईपी इज लेस देन केएसपी, इनके आयंस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से कम है, तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन। कब तक प्रेसिपिटेट कब तक होगा, डिसोल्यूशन कब तक होगा, अंटिल इक्विलिब्रियम अचीव्ड।
राइट। तो ये तीन कंडीशन है, इनके बेसिस पे आपको बताना पड़ता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही होगी या बैकवर्ड में जा रही होगी, डिसोल्यूशन हो रहा होगा या प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। 10⁻⁵ molar NaCl solution, 10⁻8 molar AgNO3 solution are mixed in 1:1 volume ratio, then AgCl will precipitate or not। केस भी आपको AgCl का गिवन है। ये देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के लिए जैसे हमने इक्विलिब्रियम में बात की थी, अगर QC का वैल्यू KC के से ज्यादा हो या QC का वैल्यू KC से कम हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन हमने देखी थी। वैसे हम यहाँ पे रिएक्शन की डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर IP का वैल्यू KSP से ज्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर IP का वैल्यू KSP से कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है। ठीक है, आपको क्या पूछा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है या नहीं जा रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो बैकवर्ड में जा रहा है मींस प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, जिसका KSP गिवन है। KSP गिवन होगा उसका ही तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम होगा, तो जिसका सॉल्युबिलिटी कम होता है उसका ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन रहता है। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो AgCl से क्या बन सकता है, Ag प्लस Cl माइनस, राइट, एक्वासाइंस, राइट, इनिशियली सॉलिड। अब इनिशियली AgCl तो आपको गिवन नहीं है, AgCl गिवन नहीं है, बट वहां पे जब आप NaCl और AgNO3 सॉल्यूशन में मिला रहे होंगे तो आयंस का फॉर्मेशन तो हो ही रहा होगा ना। तो उन आयंस के फॉर्मेशन से क्या यहाँ पे AgCl बन सकता है क्या, उन आयंस के फॉर्मेशन से क्या यहाँ पर AgCl बन सकता है क्या, वही आपको यहाँ पर सोचना है। तो वो सोचने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे IP का वैल्यू। अगर AgCl बन रहा होगा तो मींस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, राइट। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब आएगी, जब इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से इन AgCl के Ag प्लस और Cl माइनस का प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ही रिएक्शन कहाँ आ रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। तो हम क्या बोले, IP का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस into active mass of Cl minus। if IP is greater than KSP then क्या होगा, precipitation take place। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या IP से ज्यादा आ रहा है क्या। तो पहले हम दोनों का कंसंट्रेशन चेक करें। हमने क्या किया है, NaCl और AgNO3 को आपस में मिलाया है, कितना है 10⁻⁵ मोलर एंड 10⁻8 मोलर, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट होगा। NaCl से क्या बनने वाला है, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो ये कितना है 10⁻5, तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा 10⁻5 मोलर। ठीक है, Na प्लस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उससे कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर भी 10⁻5 मोलर ये बनेगा। और अगर AgNO3 की बात करें तो AgNO3 जब डिसोशिएट हो रहा होगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस NO3 माइनस कितना होगा, ये 10⁻8 मोलर ये है, तो Ag प्लस भी कितना बनेगा 10⁻8, NO3 माइनस भी 10⁻8 मोलर। ठीक है, अब रिएक्शन में Ag प्लस और Cl माइनस दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके AgCl बना सकते हैं। कब, जब यहाँ पर सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी IP का वैल्यू KSP से ज्यादा हो। तो पहले आपको सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया है 1:1, यानी V वॉल्यूम इसका था, V वॉल्यूम इसका था, दोनों को मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2V। तो Ag प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन Ag प्लस का कितना है 10⁻8 इनटू इनिशियल वॉल्यूम V ले लें, फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होगा यहाँ पे 10⁻8/2। इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। सिमिलरली Cl माइनस का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियली Cl माइनस कितना है 10⁻5, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल कंसंट्रेशन अगर फाइनल वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा Cl माइनस 10⁻5/2। तो हम IP का वैल्यू निकालें, IP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है 10⁻8/2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना है 10⁻5/2, कितना हो जाएगा 0.25 इनटू 10⁻13, राइट। तो क्या IP का वैल्यू KSP से कम है क्या, सो IP इज लेस देन KSP, इसका मींस क्या है, नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जनरली IP अगर KSP से कम होता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता, डिसोल्यूशन होता है। बट डिसोल्यूशन होने के लिए इनिशियली सॉल्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इनिशियली कोई सॉल्ट प्रेजेंट था क्या AgCl का, नहीं था। अगर यहाँ पे Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन IP कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट IP KSP से ज्यादा होता तो रिएक्शन जरूर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती और AgCl का फॉर्मेशन
हो जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि अगर कोई बफर सॉल्यूशन गिवन है और सॉल्ट में कोई H+ या OH- प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जो KSP में H+ या OH- की जो रिक्वायरमेंट होगी हम कहां से लेंगे, बफर सॉल्यूशन से, क्योंकि बफर सॉल्यूशन के H+ या OH- ही वहां पे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉइंट क्या है, अगर सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आपको गिवन है तो H+ या OH- सॉल्यूशन आप किसके अकॉर्डिंग लेने वाले हैं, बफर के अकॉर्डिंग, राइट। तो बफर का जो pH होगा उसके अकॉर्डिंग H+ या OH- आप कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज 2 × 10⁻⁶, देन कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन अ बफर ऑफ pH 12। तो प्योर वाटर के अंदर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है, आपको बफर सॉल्यूशन के अंदर उसका सॉल्युबिलिटी बताना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो कुछ भी हो जाए KSP का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि सॉल्युबिलिटी का वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, KSP का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि KSP प्योर वाटर के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। हालांकि ये सभी में बराबर होता है, बट आप किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्ट का KSP निकालना चाहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, प्योर वाटर में डिसोल्व कर कर। तो वहां पे जो जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर यानी वाटर के अंदर डिसोल्व हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका KSP निकाल लेंगे, राइट। तो अभी हम लेड हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग बात करें, PbOH होल ट्वाइस, जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, सॉलिड से Pb2+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस, राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व। तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर S है, उसी का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 2 × 10⁻⁶, राइट। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की है तो इसके S मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हो पा रहे हैं, तो 2 × 10⁻⁶ मोलर मींस 2 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना मोल डिसॉल्व हो पा रहा है। तो अगर इसका 1 मोल डिसॉल्व हो रहा है तो इसका कितना मोल बनेगा सॉल्यूशन में, 1 मोल, और इसका 2 मोल। अगर S मोल डिसॉल्व हो पा रहे हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे, यहाँ पे S मोल एंड 2S मोल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका KSP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के अंदर। हालांकि सब जगह KSP सिमिलर रहता है, पर जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे KSP का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- स्क्वायर। तो Pb2+ कितना है, S इंटू 2S स्क्वायर मीन 4S क्यूब, राइट। अब ये तो KSP का फॉर्मूला आपको मिला। अब सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁶, तो फॉर्मूला पुट कर दो, 2 × 10⁻⁶ क्यूब कितना होगा, 8 × 4 32 × 10⁻18। तो ये इसका आपको KSP मिल जाएगा, राइट। KSP मिल गया। अब यहां से हम बात करेंगे कि जब हम बफर सॉल्यूशन के अंदर इसके सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो वहां पे इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो अब आपको जो बफर सॉल्यूशन है उसका pH कितना दे रखा है, pH ऑफ बफर कितना होगा, 12, यानी H+ कितना होगा, 10⁻12। अगर H+ 10⁻12 है तो OH- कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये OH- की बात हो रही है, यहाँ पे OH- प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन का OH- निकालेंगे। ये कितना होगा, 10⁻2 मोलर। ये क्लियर है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए आपको टेम्परेचर का कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या कंसीडर करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री पर H+ और OH- का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 10⁻14 के बराबर। तो अगर H+ 10⁻12 मोलर है तो OH- कितना हो जाएगा, 10⁻2 मोलर, राइट। H+ इंटू OH- इक्वल टू 10⁻14 से ये कैलकुलेशन आया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे OH- कितना बन रहा है, 10⁻2। अगर हम इसमें बात करें, इसमें सॉल्युबिलिटी कितना था, 2 × 10⁻6, ये 2 × 10⁻6 था, तो ये कितना होगा, 2 × 10⁻6, सॉल्युबिलिटी तो गिवन था, राइट। तो क्या यहाँ पे जो 4 × 10⁻6 है उसका वैल्यू 10⁻2 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या, प्योर वाटर में इससे इतना OH- बन रहा था। अब जो सॉल्यूशन दे दिया उसमें ऑलरेडी OH- इतना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लेड हाइड्रोक्साइड की बात करें, PbOH होल ट्वाइस जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Pb2+ सॉलिड प्लस 2OH- सॉरी Pb2+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बफर के OH- की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है, तो उस OH- की वजह से रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले इसका सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम था, जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो रिएक्शन कहां जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, यानी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, राइट। तो न्यू कंडीशन में सॉल्युबिलिटी सपोज S- है, यानी अब S- मोल यहाँ पे इसके डिसॉल्व हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कितने मिलेंगे, 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग S-, राइट। ये पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये S- वो अमाउंट नहीं है जो मिलाया गया है, ये वो अमाउंट है जो आयंस में ब्रेक हो गया है।
हो सकता है 100 मोल्स मिलाए गए हो पर उसमें से 10 मोल ही डिसॉल्व हुए हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा 10 मोल इन लीटर इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे वो अमाउंट ले रहे हैं जो डिसॉल्व हो रहा है, जो आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे एस डैश, यहाँ पे कितना बनेगा 2s डैश। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व के अकॉर्डिंग बात की। अब सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन वहां पे OH माइनस कितना है ऑलरेडी 10⁻², तो हम क्या करेंगे 10⁻² के नेगलेक्ट में 2s डैश को नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये कॉमन आयन इफेक्ट नहीं था तो इसका सॉल्युबिलिटी इतना था, OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना था। जब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा, तो 10⁻6 भी यहाँ पे -2 के रेस्पेक्ट में कम ही था। जब ये और कम हो जाएगा तो हो सकता है -7 -8 -9 की रेंज में चला जाए, तो वैल्यू -2 के रेस्पेक्ट में क्या होती जाएगी 10⁻² के रेस्पेक्ट में और कम होती जाएगी। अब नाउ वी कैन से Kp will be equal to concentration of Pb2 plus into concentration of OH minus square। so Kp कितना है यहाँ पर, कितना निकाला आपने 32 into 10⁻8, Pb2 plus कितना है S dash into OH minus कितना है 10⁻² square, then S dash will be equal to 32 into 10⁻, कितना आ रहा है ये, something is wrong। अच्छा यहाँ पे 10⁻18 है, 10⁻18, तो कितना बचेगा 10⁻14। तो अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पहले कितना था 10⁻6 की रेंज में, अब किसकी रेंज में चला गया है 10⁻14 की रेंज में चला गया है। तो कॉमन आयन से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको अ सॉल्यूशन है 0.01 मोलर Mg2+ एंड 0.05 मोलर अमोनिया, देन कैलकुलेट concentration of NH4Cl required to just prevent the formation of magnesium hydroxide। Kp of magnesium hydroxide आपको गिवन है 10⁻12, Kp of ammonia गिवन है 2 × 10⁻5। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, क्या लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं। गिवन आपको सॉल्यूशन है जिसमें Mg2+ है और इतना अमोनिया है, तो इसमें क्या कर दिया है अमोनियम क्लोराइड मिला दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन प्रिवेंट करना है। अब देखिए जब यहाँ पे सॉल्यूशन में Mg2+ है, NH3 है, उसमें आपने क्या कर दिया NH4Cl भी मिला दिया, राइट। तो ये वीक बेस प्रेजेंट है और अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट हो गया। तो क्या ये कहीं ना कहीं बफर का फॉर्मेशन कर रहा होगा क्या, यस यहाँ पर बफर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये बफर सॉल्यूशन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, अब आगे की बात करें कि इन्होंने क्या हो रहा है रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन, तो रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की है। तो ये कब होता है, जस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट को बनने से जस्ट रोकना है। तो जस्ट कब रोक सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो। इक्विलिब्रियम से जस्ट अमाउंट ज्यादा होते ही आयंस का क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी ये कंडीशन जो बोला है जस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये किसकी बात की है इक्विलिब्रियम की बात की है। यानी हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे Kp क्या होता है Mg2+ इंटू OH माइनस स्क्वायर होगा। Mg2+ को डिसोसिएट करेंगे तो Mg2+ MgOH को डिसोसिएट करेंगे तो Mg2+ प्लस 2OH माइनस, तो Kp क्या बनेगा Mg2+ और OH माइनस स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब प्रेसिपिटेशन को जस्ट प्रिवेंट करने की बात की है तो यानी वहां पे आपको इक्विलिब्रियम लेना है, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि आपको Mg2+ का कंसंट्रेशन तो गिवन है। हम क्या करें एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन पर OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है वो देख लें। अगर आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया तो आपको POH मिल जाएगा। तो उतना POH मेंटेन करने के लिए कितना अमोनियम क्लोराइड आपको रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हैं क्या पॉइंट, कि हमें क्या दे रखा है Mg2+ दे रखा है, उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, तो अमोनिया है वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड है उसका कॉन्जुगेट एसिड, तो उससे बफर का फॉर्मेशन होगा। तो बफर का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ पीएच होगा, राइट। अब आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जस्ट प्रिवेंट करना है, तो जस्ट प्रिवेंट करने के लिए आपको कौन सी कंडीशन कंसीडर करनी होती है इक्विलिब्रियम वाली। तो इक्विलिब्रियम पे OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग POH निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। Kp कितना है 10⁻12, Mg2+ कितना है 10⁻2, OH माइनस स्क्वायर, देन वी विल गेट ये 10⁻10 हो जाएगा, OH माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻5 मोलर। सो POH कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻5 मींस POH कितना मिल जाएगा आपको 5, राइट। POH आपको 5 मिल चुका है। देन POH कितना होगा
PKB प्लस log NH3 अपॉन वीक कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, राइट। तो आपको अमोनिया का कंसंट्रेशन पता है, यस अमोनिया बोल दीजिए या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही केबी क्या होता है, सिमिलर होता है, दोनों ही बेस की तरह बिहेव करते हैं और दोनों का कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है, अमोनियम आयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीओएच कितना गिवन है आपको 5, पीकेबी कितना है, पीकेबी केबी आपको गिवन है 2 × 10⁻⁵, तो पीकेबी आप निकाल सकते हैं, पीकेबी कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵, तो ये आपको 4.7 मिलेगा, राइट। तो पीकेबी 4.7 प्लस लॉग अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है वही आपको पता करना है। अगर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन मिल गया तो अमोनियम क्लोराइड का मिल जाएगा ना, एक ही बात है, क्योंकि अमोनियम आयन कहां से आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड से ही आ रहा है। अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है 0.05, राइट। 4.7 को इधर भेजिए, 5 - 4.7 कितना 0.3 इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस अपॉन 0.05। अब आपको लेना पड़ेगा एंटीलॉग। एंटीलॉग लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा किसका वैल्यू किसका लॉग 0.3 होता है, तो किसका लॉग 0.3 होता है 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अपॉन 0.05। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना रहा होगा 0. चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में क्या, एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं जो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा आयन कब प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। तो उसी के बेसिस पे हम पहले क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के बेसिस पे ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। गिवन है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl-, Br-, I- सभी का इनिशियली कंसंट्रेशन 10⁻² मोलर है। Cl-, Br- and I- initially 10⁻² molar. In this solution AgNO3 is added gradually, then calculate। आपको बताना है 5 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। Which ion get precipitated first? Second, concentration of Ag+ when first ion get precipitated. Third, concentration of Cl- and Br- when Agi start precipitated. Fourth, concentration of Cl- and I- when AgBr start precipitated. And fifth, concentration of Br- and I- when AgCl start precipitated। तो पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आपके आंसर सही आते हैं गलत। चलिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हिच आयन गेट प्रेसिपिटेटेड। आपको केएसपी गिवन है AgCl, AgBr और AgI का 10⁻10, 10⁻13 एंड 10⁻17। अब देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे कि जो जिस सॉल्यूशन में Cl-, Br-, I- प्रेजेंट है, आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 डाल रहे हैं, ठीक है। तो AgNO3 क्या दे देगा, Ag+ दे देगा। सॉल्यूशन में Ag+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। तो Ag+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन में Cl-, Br-, I- का कंसंट्रेशन तो आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, अगर AgCl को प्रेसिपिटेट करना है या AgBr को प्रेसिपिटेट करना है या AgI को प्रेसिपिटेट करना है, तो उसके लिए Ag+ का कितना कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आपको मिलाना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl KSP क्या होगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। Cl- तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितना है 10⁻², KSP कितना है इसका 10⁻10। तो Ag+ कितना रिक्वायर्ड होगा अगर आपको AgCl को प्रेसिपिटेट करना है 10⁻10 अपॉन 10⁻², यानी कितना 10⁻8 मोलर। तो Ag+ इतना रिक्वायर्ड होगा अगर आपको AgCl को प्रेसिपिटेट करना है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, राइट। इससे ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी KSP के अकॉर्डिंग। इससे जस्ट ज्यादा होते हैं, जस्ट अपर वैल्यू आते हैं, क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही हम किसके लिए बात करें, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr। सो अगेन KSP क्या होगा, Ag+ इंटू Br- कितना 10⁻13। सो Ag+ अगर आपको AgBr प्रेसिपिटेट करना है तो सॉल्यूशन में कितना Ag+ होना चाहिए 10⁻13 अपॉन 10⁻12 मींस 10⁻11 मोलर तो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम AgI के वाले बात करें, फॉर AgI यहाँ पे Ag+ इंटू I- का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कितना है 10⁻17 के बराबर। तो I- तो 10⁻2 मोलर है, तो Ag+ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए 10⁻17 अपॉन 10⁻2 यानी 10⁻15 मोलर। तो ये आपको तीनों को
तीनों का प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट करने के लिए अगर आपको AgCl को प्रेसिपिटेट करना जस्ट स्टार्ट करना है तो Ag प्लस क्या 10⁻8 मोलर होना चाहिए, AgBr के लिए 10⁻11 और AgI के लिए 10⁻15। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं, AgNO3 मिला रहे हैं, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन मिला रहे हैं। तो सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जब कंसंट्रेशन 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो सॉल्यूशन में कौन सा कंसंट्रेशन पहले अचीव होगा, Ag प्लस का 10⁻8 या 10⁻15। आप ही सोचिए, सॉल्यूशन में धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम से ज्यादा की तरफ बढ़ेगा। तो तीनों में सबसे कम कंसंट्रेशन Ag प्लस का किसमें रिक्वायर्ड है, AgI में। यानी जैसे ही सॉल्यूशन में AgI का Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻15 हो जाएगा, किसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, AgI का। जब ये 10⁻11 हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन तो क्या होगा, यहाँ पर AgBr का भी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे 10⁻8 होगा तो AgCl का भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, AgI विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट। क्यों, क्योंकि उसमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन सबसे कम रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पूछा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस व्हेन फर्स्ट आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो फर्स्ट आयन कौन प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहाँ पर मींस AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है, राइट। तो जब AgI का प्रेसिपिटेशन जस्ट शुरू हो जाएगा तो उस कंडीशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए उस टाइम पर 10⁻15 मोलर। तो अगर ये कंडीशन है तो इसके जस्ट ऊपर प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस व्हेन फर्स्ट आयन स्टार्ट जस्ट प्रेसिपिटेटेड। तो फर्स्ट जस्ट प्रेसिपिटेटेड मींस एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड कंडीशन आपको बोला है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एंड Br माइनस व्हेन AgI स्टार्ट प्रेसिपिटेटेड। तो जब AgI का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है 10⁻15। अगर आपको I माइनस या Br माइनस को प्रेसिपिटेट करना है तो Br माइनस को प्रेसिपिटेट करने के लिए Ag प्लस कितना होना चाहिए 10⁻11। इसके लिए प्रेसिपिटेट करने के लिए Ag प्लस कितना होना चाहिए 10⁻8। जब AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻15। तो क्या इस कंसंट्रेशन पे I माइनस या Br माइनस का प्रेसिपिटेट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उनके प्रेसिपिटेशन के लिए तो AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना Ag प्लस होना चाहिए सॉल्यूशन में 10⁻8 और इसके लिए कितना होना चाहिए 10⁻11। तो जब सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻15 है तो क्या Cl माइनस Br माइनस का प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं। तो एट दिस पॉइंट नो Cl माइनस एंड Br माइनस प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पे Cl माइनस Br माइनस का प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो Cl माइनस और Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा इस कंडीशन में 10⁻2 मोलर ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एंड I माइनस व्हेन AgBr स्टार्ट प्रेसिपिटेटेड। अब जब AgBr का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फोर्थ कंडीशन की हम बात करें, AgBr का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो Ag प्लस सॉल्यूशन में कितना होगा 10⁻11 व्हेन AgBr start precipitated then concentration of Ag plus in solution में Ag plus का concentration कितना होगा 10⁻11 मोलर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं AgI के लिए बात करूं तो यहाँ पे जब Ag plus का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10⁻15 था तो AgI का जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ था। अब जैसे जैसे Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ना शुरू होगा I माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप Ag प्लस बढ़ाएंगे I माइनस प्रेसिपिटेट होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फाइनली सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻11। अब जब अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम तो हमेशा मेंटेन रहना है। तो जब यहाँ पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻11 है तो उस कंडीशन में I माइनस का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा। यहाँ पे देखिए जब ये 10⁻15 था तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ था। अब 10⁻15 और 10⁻11 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10⁻11 का वैल्यू क्या है 10⁻15 से ज्यादा है, यानी आपने
जो प्रेसिपिटेशन वाला पॉइंट था उससे काफी ज्यादा आप क्या कर चुके हैं, यहाँ पे Ag प्लस मिला चुके हैं। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, Ag प्लस इंटू प्लस आई माइनस। तो आपने क्या किया, यहाँ पे Ag प्लस कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी यहाँ पे कुछ आई माइनस क्या हो चुका होगा, प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। अब जब सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जा सके। तो जब सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻11 मोलर, तो उस कंडीशन में I माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा वो हमें देखना है। तो अगेन हम यहाँ पे KSP के अकॉर्डिंग बात करेंगे। KSP ऑफ AgI किसके बराबर होगा, Ag प्लस इंटू I माइनस कितना, 10⁻17। तो अभी जो आपको कंडीशन गिवन है उसमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, जब AgBr प्रेसिपिटेट होना शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10⁻11। इसी कंसंट्रेशन पे जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, तो ये 10⁻11 है। अब यहाँ पे जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻11 है, तो क्या I माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आपको AgI को प्रेसिपिटेट करना था तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड है, 10⁻15। आपने उससे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ डाल चुके हैं, तो रिएक्शन कहां गई होगी, प्रेसिपिटेशन की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि Ip का वैल्यू Kp से ज्यादा हो, Ksp से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई होगी तो इसका कंसंट्रेशन 10⁻2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा वही आपको बताना है। अब आपको Ag प्लस का कंसंट्रेशन पता है सॉल्यूशन में कितना है, इतना है, और इसका KSP पता है इतना है, तो I माइनस कितना होगा, अब सॉल्यूशन में 10⁻6 मोलर। ठीक है, थोड़ा आपको पूछा है कि यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखिए अभी भी यहाँ पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻11 है, तो क्या AgCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना कंसंट्रेशन Ag प्लस का रिक्वायर्ड था, 10⁻8। तो क्या ये भी 10⁻8 के बराबर पहुंचा क्या, नहीं, उससे कम है क्या, यस उससे कम है। तो क्या AgCl प्रेसिपिटेट होगा क्या, नहीं होगा, राइट। आप चाहे तो इसका Ip भी निकाल सकते हैं। Ip क्या होगा, 10⁻11, और Cl माइनस कितना है, 10⁻2, तो 10⁻13 आ रहा है, तो Ip का वैल्यू Ksp से कम है, तो अभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। वैसे भी Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड है, 10⁻8, कम से कम 10⁻8 भी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, एट Ag प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻11, AgCl not precipitated. So Cl माइनस कंसंट्रेशन कितना लेना है, 10⁻2 मोलर ही यहां पर अभी रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा पॉइंट बचा है, कौन सा हो गया, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस एंड I माइनस When AgCl start precipitating। अब ये भी बिल्कुल इजी है, आपको जब AgCl प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻8 मोलर, राइट। तो when AgCl start precipitating, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होना चाहिए, जब AgCl को जस्ट प्रेसिपिटेशन शुरू करना है तो 10⁻8 मोलर। तो इस पॉइंट पे जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻8 मोलर है, तो सॉल्यूशन में I माइनस और Br माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया है कि अगर आपको यहाँ पर AgI को प्रेसिपिटेट करना है तो सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रखना होगा, 10⁻15 मोलर, और अगर AgBr को प्रेसिपिटेट करना है तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए वहां पे, कम से कम 10⁻11, राइट। तो ये तो कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻8, तो 10⁻15 और 10⁻11 दोनों से ये वैल्यू ज्यादा है। तो जब तक ये वैल्यू अचीव होगी, काफी कुछ अमाउंट यहाँ पे Br माइनस और I माइनस का प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। AgI से क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस I माइनस, AgBr से क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस, राइट। अगर इसको प्रेसिपिटेट करना था तो इसमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड था, 10⁻11, और इसको प्रेसिपिटेट करना था अगर AgBr को, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड था, 10⁻15। अब जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻8। सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻8। तो ये वैल्यू तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो यानी जब तक ये वैल्यू अचीव होगी रिएक्शन काफी कुछ अमाउंट में बैकवर्ड डायरेक्शन में
जा चुकी होगी, राइट। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में I माइनस और Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? व्हेन AgCl स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, Ag प्लस कितना होगा? 10⁻8 मोलर, देन फ्रॉम KSP ऑफ AgI के KSP के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? Ag प्लस इंटू I माइनस कितना? 10⁻17। अब Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻8। तो जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻8 है तो I माइनस सॉल्यूशन में कितना होगा? क्या ये 10⁻2 होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10⁻15 था तब वो जस्ट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो चुका था, जस्ट, ठीक है, उससे जस्ट ऊपर होती है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन कहां आती जाएगी? AgI की तरफ, यानी प्रेसिपिटेशन होता जाएगा। तो जैसे जैसे आपने Ag प्लस बढ़ाते गए Cl माइनस I माइनस सॉल्यूशन से हटता गया, रिएक्शन प्रेसिपिटेशन की तरफ मूव करती गई तो I माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जब ये 10⁻8 आ गया तो I माइनस कितना होगा? अब रिएक्शन हमेशा क्या करना चाहती है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है। तो हम जो आयंस का प्रोडक्ट है उसको किसके बराबर ले रहे हैं? हमेशा KSP के बराबर। तो I माइनस सॉल्यूशन में कितना होगा? यहाँ पे 10⁻9 मोल, ठीक है। अब सेकंड बात करें, फ्रॉम KSP ऑफ AgBr, तो Ag प्लस इंटू Br माइनस कितना होगा? 10⁻13 ही गिवन है, 10⁻13, ठीक है। तो अब यहाँ पे Ag प्लस सॉल्यूशन में कितना है? 10⁻8। तो जब सॉल्यूशन में Ag प्लस 10⁻8 है तो Br माइनस क्या 10⁻2 होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे AgBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड था? 10⁻11। आपने उससे ज्यादा अमाउंट कर दिया है तो Br माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइनली सॉल्यूशन में? इस कंडीशन में Br माइनस विल बी इक्वल टू 10⁻5 मोलर। क्लियर? तो इस तरीके से सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यस देखिए, ये बात हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। अगर आप रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट को हटा देंगे तो रिएक्शन में क्या होगा? किसी भी इक्विलिब्रियम पर अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो रिएक्शन कहाँ मूव करती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो वही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी सॉल्ट को यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या होगा? उसका कुछ पार्ट आयंस में चला जाएगा, राइट। जितना मैक्सिमम अमाउंट आयंस में जा रहा है उसी को आप क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब अगर आप किसी तरीके से उस आयंस को रिएक्शन से हटा देते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अगर आपने आयंस हटाए तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी? और आयंस प्रोड्यूस करना चाहेगी, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला है कि यहाँ पे किसी सॉल्ट को वाटर में डालने पर जो आयंस बन रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के बाद वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या रहने वाली है उसका कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखने से पहले, हालांकि क्वेश्चन से ये चीजें आपको बेटर समझ में आएगी, बट एक छोटा सा हम एग्जांपल के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपको AgCl की बात की है, AgCl का सॉल्युबिलिटी हम देखना चाह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हम अमोनिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अमोनिया क्या करता है यहाँ पे Ag प्लस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अगर हम वाटर के अंदर बात करें तो वाटर के अंदर AgCl किस में डिसोसिएट होगा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। तो ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे वाटर के अंदर कुछ इसका सॉल्युबिलिटी रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर अगर अमोनिया मिला देंगे तो अमोनिया क्या करेगा? Ag प्लस से रिएक्ट कर क्या करेगा? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही आपने अमोनिया मिलाया, अमोनिया क्या करेगा? इस Ag प्लस से रिएक्ट करके रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला रिएक्शन होगा तो यहाँ से Ag प्लस खत्म होगा, ये Ag प्लस जो यहाँ पे यूज में आ रहा है वो यहाँ से ही आ रहा है। तो अगर ये Ag प्लस कम हो रहा है तो रिएक्शन का आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है, यानी वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जब दो इक्विलिब्रियम आपस में बराबर एस्टेब्लिश हो गए, दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गए, उसके बाद हम वहां पे सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगा?
मैक्सिमम मोल्स ऑफ AgCl विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप AgCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Ag+ बनेगा और Cl- बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो Ag+ है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा होगा, AgNH3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो जब ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी होगी तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सॉलिबिलिटी क्या होगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो सकता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम आने के बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो सकता है। तो सपोज हम ये कंसीडर करें कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी इसका S है, यानी अब जो ये सॉलिबिलिटी ले रहे हो वो कब ले रहे हैं, जब दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है, इसका भी कांस्टेंट हो चुका है, सबका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। तो अगर इसका सॉलिबिलिटी S है तो यानी कितने मोल्स डिसॉल्व हुए होंगे, इसके S मोल, ये भी कितना हुआ होगा, S मोल हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे Ag+ क्या कर रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में भी जा रहा है, तो Ag+ क्या होगा, S में से यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बट अब देखिए यहाँ पर इसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पर कम हो रहा होगा। सपोज अमोनिया के आपको Y मोल दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें से भी क्या होगा, कुछ मोल्स यहाँ पे 2x मोल यहाँ पर कम हो जाएगा 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, x मोल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, या जो भी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बन रहा है वो देख लेंगे। अगर जितना भी कंसंट्रेशन Ag+ का है उसके अकॉर्डिंग उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे ये कम हो रहा है, उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो Ag+ है वो तो क्या कर रहा है, यहाँ पे वापस से कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे जो Ag+ बचा होगा वो S - X बच रहा होगा। अगर आपको सॉलिबिलिटी पूछा जाएगा तो सॉलिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, S होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि Ag+ नेक्स्ट रिएक्शन में जा रहा है तो इन दोनों का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बराबर नहीं होगा। तो जो सॉलिबिलिटी आप देंगे किसके अकॉर्डिंग देंगे, जो यहाँ पर किसी दूसरी रिएक्शन में नहीं जा रहा है, Cl- के अकॉर्डिंग। तो जितना कंसंट्रेशन Cl- का होगा वही सॉलिबिलिटी क्या होगा, AgCl का होगा। ठीक है, अब यहाँ KSP की बात करें, इसका KSP कितना होगा, Ag+ इंटू Cl-, यानी Ag+ कितना है, S - X इंटू S। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अगर Kf का वैल्यू आपको 10⁻³ से ज्यादा दे रखा है, सपोज Kf का वैल्यू आपको दे रखा है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। सपोज Kf का वैल्यू 10⁸ दे रखा है, जो यहाँ पे होगा Kf वो क्या होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखेंगे K फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ AgNH3 प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ Ag+ इनटू एक्टिव मास ऑफ NH3 स्क्वायर। तो अगर ये K फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा दे रखा है, सपोज 10⁸ की रेंज में दे रखा है, तो आपको क्या बताया था कि अगर आपको K का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा गिवन होता है तो आप क्या कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेंट है और रिएक्टेंट क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट साइड चली गई है। अब दूसरा, इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2x, तो अभी हम सॉरी यहाँ पे अभी अगर k का वैल्यू 10⁸ है तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चली गई है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट s, ये Ag+ ऑलमोस्ट पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। और ये कंसीडर करते हैं कि जो ये x है वो अप्रोक्सीमेट s के बराबर ही है, जो x का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट s के बराबर ही है। तो हम यहाँ पे इसको y - 2x ना लेके y- कितना ले लेते हैं, 2s ले लेते हैं, और ये इसको रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम z कंसीडर कर देते हैं कि यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो कितना है, z है। ये जो x है वो अप्रोक्सीमेट s के बराबर है। ये कंडीशन कब, जब इसका K फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यानी 10⁻³ से ज्यादा है। तो जनरली आपको ये वैल्यू आपको गिवन होती है, 10⁻³ से बड़ी ही वैल्यू गिवन होती है। तो जो आयन यहाँ पे सॉलिबिलिटी वाली रिएक्शन से आ रहा है उसमें आप क्या कंसीडर करते हैं कि वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर ये S बना था तो ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो Y है उसमें से 2s का वैल्यू 2s कम होने वाला है, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, X प्रोड्यूस नहीं होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, S 1:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा, अगर y का वैल्यू 2s से ज्यादा है तो आप क्या करते हैं, y - 2s में से 2s को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली बचा क्या यहाँ पे, इसमें से 2s को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, y। यहाँ पे क्या बचना है, y। तो इसमें भी आप s - x ना लिख के क्या लिखेंगे, s - x का डिफरेंस आप z कंसीडर कर देंगे। अब ये ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा चुकी है, ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल, बट जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी। तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमने z कंसीडर किया है जो इक्विलिब्रियम पर होगा। K फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, अब AgNH3 कितना S अपॉन Ag+ कितना है Z अपॉन अमोनिया कितना है यहाँ पे
y माइनस 2s, तो 2s का वैल्यू अगर नेग्लिजिबल होता है तो आप क्या करेंगे, इसको केवल y ले लेंगे, y स्क्वायर। ठीक है, तो के फॉर्मेशन आपको मिला, KSP आपको मिला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बचेगा, KSP इंटू के फॉर्मेशन, तो कितना होगा, z इंटू s अपॉन z इंटू वाई स्क्वायर, तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको KSP इंटू KF किसके बराबर, s स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। वाई स्क्वायर क्या होगा, अमोनिया का इनिशियल कंसंट्रेशन। हो सकता है आपको अमोनिया का इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो y को इधर भेज के आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये जब दोनों रिएक्शन एस्टेब्लिश हो रही होगी, इक्विलिब्रियम पर आ रही होगी, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर। प्यारे बच्चों, हमने आज जो भी कॉन्सेप्ट देखा है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पर हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड करेंगे, तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्कार।